बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अरे कर रहे हो कि नहीं? हाँ जी, ठीक है। तो अपन आगे पढ़े। देखें बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी जैव भौगोलिकता के प्रमाण, और मैंने आपको ये बताया था कि धरती की, पृथ्वी की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग है। उन अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जैव भौगोलिक की का मतलब था कि धरती की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के पादपों तथा जंतुओं के बारे में अध्ययन करना को ही अपन ने बोला था जैव भौगोलिकी। हमने बताया था कि पहले पूरी की पूरी दुनिया जो थी वो एक ठोस पिंड के रूप में थी, एक सॉलिड लैंड मास थी जिसको बोला था पेंजिया। और हमने बोला था अल्फ्रेड रसेल वालेस नाम के साइंटिस्ट ने इस पेंजिया को टोटल 6 रिलिम्स में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहला था नियार्कटिक, जिसको हमने बोला था नॉर्थ अमेरिका। दूसरा था नियोट्रॉपिकल, जिसको हमने बोला था साउथ अमेरिका। तीसरा था ओरिएंटल, जिसको अपन ने बोला था एशिया। चौथा अपने पास था पैलियार्कटिक, जिसको अपन ने बोला था यूरोप। उसके बाद था अपने पास इथियोपिया, जिसको हमने बोला था अफ्रीका। एंड 6th नंबर पे अपने पास था ऑस्ट्रेलियन, जिसको बोला था ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से टोटल कितने रिलिम्स बन गए? 6 रिलिम्स बन गए। अब एनसीईआरटी ने एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट दिया है, एक बहुत बेहतरीन लाइन दी है, जिस पे मैंने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था। वो लाइन है ये। क्या कहती है एनसीईआरटी? क्या कहती है एनसीईआरटी? बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं पहले एक्सप्लेनेशन करता हूं, फिर इस लाइन को समझाऊंगा। देखिएगा बेटा, ये मेरे पास, मान लीजिए ये मेरे पास अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है? ये मेरे पास अफ्रीका महाद्वीप है। होता क्या था? होता ये था कि पहले दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप इस अफ्रीका महाद्वीप का भाग था। किसका भाग था भैया? पहले दक्षिणी अमेरिका जो था वो किसका भाग था? वो अफ्रीका महाद्वीप का भाग था। अब महाद्वीपीय विचलन हुआ। क्या हुआ यहां पे अपने पास हुआ महाद्वीपीय विचलन। यहां पे हुआ बेटा महाद्वीपीय विचलन। जब महाद्वीपीय विचलन हुआ तो उस महाद्वीपीय विचलन के फलस्वरूप दक्षिणी अमेरिका जो था, वो दक्षिणी अमेरिका इस अफ्रीका से टूट के क्या हो गया? अलग। तो कहने का मतलब ये अफ्रीका 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। एक टुकड़े को तो हमने कह दिया अफ्रीका, और दूसरे टुकड़े को क्या कह दिया? दक्षिणी अमेरिका। तो हमने बोला इस महाद्वीपीय विचलन की वजह से क्या हुआ? दक्षिणी अमेरिका टूट के किससे अलग हो गया? अफ्रीका से। तो हमने बोला कि यहां पे दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका से अलग हो गया। दक्षिणी अमेरिका जो था वो अफ्रीका से टूट के अलग हुआ। अब क्या हुआ? अब देखिए हुआ क्या। अपने पास यहां पे ये जो था, ये हमने मान लिया अपने पास यहां पे था उत्तरी अमेरिका। ये मेरे पास कौन सा है? हमने कहा ये अपने पास है उत्तरी अमेरिका। ये अपने पास उत्तरी अमेरिका है। चले, इस उत्तरी अमेरिका में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। मैंने बोला ये मेरे पास इस उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले जंतु हैं। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास उत्तरी अमेरिका के जंतु है। चले, हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये दक्षिणी अमेरिका इस अफ्रीका से टूट के अलग हुआ, तो ये अफ्रीका से तो टूट के अलग हो गया, लेकिन ये जाके जुड़ गया किसके साथ? उत्तरी अमेरिका के साथ जुड़ गया। कौन? दक्षिणी अमेरिका। ये मेरे पास है व्हाइट वाला दक्षिणी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका जो है ये जाके जुड़ गया बेटा उत्तरी अमेरिका से। अब हुआ क्या? हुआ ये
कि जब ये दक्षिणी अमेरिका बना, टूटा, तो इस दक्षिणी अमेरिका में मुख्यतः भालू, दरियाई घोड़ा, खरगोश, ये जंतु पाए जाते थे। इसमें क्या पाए जाते थे? भालू, दरियाई घोड़ा, खरगोश, हॉर्स, ये जंतु यहां पे पाए जाते थे। तो मैंने बोला कि यहां पे पाए जाने वाले जंतु कौन से थे? B4 बियर मतलब भालू, H4 हॉर्स, R4 रैबिट मतलब खरगोश, दरियाई घोड़ा को बोलते हैं हिप्पोपोटेमस। तो मैंने बोल दिया, यहां पे लिख दिया हिप्पो मतलब हिप्पोपोटेमस। ये जंतु किसमें पाए जाते थे? दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते थे। अब मैंने कहा जब दक्षिणी अफ्रीका यहां से टूट के अलग हुआ और किसके साथ जाके जुड़ गया? उत्तरी अमेरिका के पास। जब ये उत्तरी अमेरिका के साथ जुड़ गया तो अब क्या हुआ? अब जब ये दोनों के दोनों जुड़ गए तो दक्षिणी अमेरिका के जो जंतु थे, ये जंतु कहां चले गए? उत्तरी अमेरिका की साइड भी जाने लगे। और उत्तरी अमेरिका के जो जंतु थे वो किधर आने लगे? वो आने लगे बेटा दक्षिणी अमेरिका की साइड। मैंने कहा कि ये जो जंतु थे, ये जंतु तो किधर जाने लगे? जब दोनों धरती मिल गई तो ये तो व्हाइट वाले क्षेत्र से नीले वाले क्षेत्र की तरफ भी विचरण कर सकते हैं। और इसके जो जंतु थे, ये वाले जंतु इधर उधर से निकल के इधर भी आने लगे। हाँ कि ना? अब हुआ ये कि ये जो मैंने बनाया है लाल रंग से उत्तरी अमेरिका के जंतु, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है उत्तरी अमेरिका के जंतु। ये जो मेरे पास है उत्तरी अमेरिका के जंतु, ये उत्तरी अमेरिका के जंतु जो थे वो दक्षिणी अमेरिका वाले भाग में आने लगे और इन जंतुओं ने धीरे धीरे इन जंतुओं को नष्ट करना शुरू कर दिया। कौन से जंतुओं ने? उत्तरी अमेरिका के जो जंतु थे उन्होंने दक्षिणी अमेरिका के जंतुओं को आके धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया? नष्ट करना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से ये जो जंतु थे, इन जंतुओं की संख्या धीरे धीरे क्या होने लगी बेटा? कम। इन जंतुओं की संख्या धीरे धीरे क्या होने लगी? कम। जबकि इन जंतुओं की, उत्तरी अमेरिका वाले जंतुओं की संख्या धीरे धीरे क्या होने लगी? बढ़ने लगी। तो कहने का मतलब, जब पूछे कि बताओ उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका में से कौन से जंतु जो थे वो ज्यादा प्रभावी थे, किनकी संख्या ज्यादा होगी, तो आप क्या कहोगे कि उत्तरी अमेरिका के जो जंतु थे वो ज्यादा प्रभावी थे। किसके ऊपर? दक्षिणी अमेरिका के जंतुओं पर। इसलिए उत्तरी अमेरिका के जंतुओं की संख्या लगातार बढ़ने लगी तथा दक्षिणी अमेरिका के जंतुओं की संख्या घटने लगी। तो मैं ये बात कह दूं कि अपने पास ये जो उत्तरी अमेरिका के जंतु थे, ये उत्तरी अमेरिका के जंतु क्या थे बेटा? अत्यधिक प्रभावी। कैसे थे? अत्यधिक प्रभावी। हां कि ना? यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो मैं एनसीईआरटी की लाइन को एक्सप्लेन करता हूं। क्या कहती है एनसीईआरटी की लाइन? देखिएगा एनसीईआरटी क्या कहती है। दक्षिणी अमेरिका में घोड़े, मैंने बोला था हॉर्स, दरियाई घोड़े जिसको मैंने बोला था हिप्पोपोटेमस, भालू जिसको मैंने बोला था बियर, खरगोश जिसको मैंने बोला था रैबिट, आदि से मिलते जुलते स्तनधारी उपस्थित थे। इन सब से मिलते जुलते एनिमल जो थे वो थे, इनके समान जंतु उपस्थित थे। हाँ कि ना? आगे क्या हुआ? महाद्वीपीय विचलन के कारण महाद्वीपीय विचलन हुआ था तो दक्षिणी अमेरिका जो था वो अफ्रीका से अलग हुआ था और किससे जाके जुड़ गया था? उत्तरी अमेरिका से जाके जुड़ गया था। तो लिखा है महाद्वीपीय विचलन के कारण जब दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से मिल गया तो ये जीव उत्तरी अमेरिका के जंतुओं के दबाव में आ गए। किसके जीव दबाव में आ गए? दक्षिणी अमेरिका के जीव उत्तरी अमेरिका के जीवों के दबाव में आ गए। क्यों? क्योंकि उत्तरी अमेरिका के जीव ज्यादा प्रभावी थे, उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। जब मारना शुरू कर दिया तो दक्षिणी अमेरिका के जो जंतु थे उनकी संख्या घटेगी, उत्तरी अमेरिका के जंतु की संख्या बढ़ेगी। तभी तो मैंने कहा कि उत्तरी अमेरिका के जंतु अत्यधिक प्रभावी थे। इसलिए क्या हुआ? उत्तरी अमेरिकीय जीव बहुसंख्य हो गए, मतलब उनकी संख्या क्या हो गई? बहुत ज्यादा। ये सारी की सारी बात ही मैंने इस डायग्राम में एक्सप्लेन की है।
चलो भैया मैं आगे, मेरी यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत कोई नहीं है, आगे बढ़ूं। अब एक बहुत बेहतरीन सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, बहुत ध्यान से देखना। एक बहुत बेहतरीन सवाल है कि जनरली हम कहते हैं कि मार्सुपियल्स जो होते हैं, जैसे कंगारू वगैरह जो होते हैं, कंगारू हुआ, ओपोसम हुआ, टाइगर कैट हुआ, ये सामान्यतः अधिकांशतः कहां पाए जाते हैं? ये अधिकांशतः पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कंगारू तो कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ओपोसम वगैरह ऑस्ट्रेलिया के बाहर के भी कुछ महाद्वीपों में पाए जाते हैं। तो उसने कहा कि मार्सुपियल जो है वो सामान्यतः ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों पाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि सामान्यतः ऐसा क्यों देखा गया कि मेटाथेरियन जो एनिमल थे, वो मेटाथेरियन स्तनधारी ऑस्ट्रेलिया में ही मुख्यतः पाए जा रहे थे। इसकी क्या वजह थी? बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। होता क्या है? होता यह है कि प्रारंभ में अपने पास ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप था, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो था, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एशिया का भाग था। किसका भाग था? एशिया का। मान लीजिए हमने कहा कि मेरे पास ये जो है ये अपने पास है एशिया, एशिया का भाग था। अब ये एशिया का भाग था, यहां पे हुआ महाद्वीपीय विचलन। क्या हुआ बेटा? यहां पे हुआ महाद्वीपीय विचलन। महाद्वीपीय विचलन बोला, जब महाद्वीपीय विचलन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया जो था, ये ऑस्ट्रेलिया इस एशिया से टूट के हो गया अलग। किससे अलग हो गया? एशिया से टूट के अलग हो गया। कौन? ऑस्ट्रेलिया। कब अलग हुआ? ध्यान देना बेटा, मैंने अभी इवोल्यूशन के बारे में बताया, तब आपको बताया था कि स्तनधारियों की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है? रेप्टाइल से। तो कहने का मतलब पहले एशिया जो था, उस एशिया में क्या हुआ? उस एशिया में रेप्टाइल्स जो थे, इन रेप्टाइल्स से निर्माण हुआ स्तनधारियों का, और सबसे आदिम प्रकार के स्तनधारी थे वो थे प्रोटोथीरियन। मैंने बोला इनसे बने, वो बने प्रोटोथीरियन। प्रोटोथीरियन मैमल बने। जब एशिया में रेप्टाइल से प्रोटोथीरियन मैमल बन गए तो एशिया से ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। किसके द्वारा? महाद्वीपीय विचलन के द्वारा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के द्वारा वो हो गया अलग। ये लीजिए, हमने बोला कि अब अपने पास क्या हुआ? ये मेरे पास रहा एशिया, और ये मेरे पास रहा ऑस्ट्रेलिया। ये मेरे पास रहा एशिया और ये मेरे पास रहा ऑस्ट्रेलिया, और इन दोनों के बीच में ये भर गया खूब सारा पानी। दैट इज ये अपने पास है, ये अपने पास है बेटा समुद्र। तो कहने का मतलब महाद्वीपीय विचलन की वजह से ऑस्ट्रेलिया जो था वो ऑस्ट्रेलिया किससे अलग हो गया? ये ऑस्ट्रेलिया जो था ये मेरे पास है ऑस्ट्रेलिया, और ये जो मेरे पास है ये अपने पास है बेटा एशिया। ऑस्ट्रेलिया एशिया से अलग हो गया और दोनों के बीच क्या भरा था? पानी भरा था। हाँ कि ना? मतलब इनके अलग होने के बाद जो जीव एशिया में रह गए वो एशिया के जीव ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ सकते, और ऑस्ट्रेलिया में जो जीव थे वो वापस एशिया में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच क्या है? समुद्र है। दोनों के बीच क्या है? समुद्र है। तो हुआ क्या? बोला हुआ ये कि यहां पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एशिया के बारे में। एशिया में क्या हुआ? बोला एशिया में ये मेरे पास थे रेप्टाइल्स। इन रेप्टाइल से क्या बन गए थे? इनसे बन गए थे प्रोटोथीरियन मैमल बन गए थे। ये प्रोटोथीरियन मैमल जो थे, इन प्रोटोथीरियन मैमल से ही बने मेटाथीरियन। इन्हीं से क्या बने? मेटाथीरियन। और इन मेटाथीरियन जो थे इनसे बन गए बेटा यूथीरियन। इनसे बन गए यूथीरियन। हाँ कि ना? सेम इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में अपने पास थे प्रोटोथीरियन। इन प्रोटोथीरियन से बने मेटाथीरियन।
और इन मेटाथीरियन से बने वो बने यूथीरियन। मेटाथीरियन से बने यूथीरियन। लेकिन एक बात याद रहे, यहां पे ये जो यूथीरियन थे, ये यूथीरियन की संख्या बहुत कम थी, तो मैंने कहा कि ये अपने पास थे बहुत कम। ये अपने पास कैसे थे? बहुत कम। जबकि यहां पे उपस्थित मेटाथीरियन जो थे, ये थे अत्यधिक प्रभावी, ये थे बहुत अधिक। जब ये बहुत अधिक थे तो ये कैसे थे बेटा? ये अपने पास थे प्रभावी। ये कैसे थे? प्रभावी। जबकि यहां पे ये यूथीरियन जो थे, ये यूथीरियन थे बेटा अत्यधिक प्रभावी। ये थे अत्यधिक प्रभावी। तो हुआ क्या? यहां पे क्या हुआ कि ये यूथीरियन जो थे, ये यूथीरियन अत्यधिक प्रभावी थे, इसलिए इन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई और इन्होंने क्या काम कर दिया? इन्होंने इस मेटाथीरियन को एंड ये जो प्रोटोथीरियन थे, इन सबको मार दिया, इनको कर दिया किल। इनको सब क्या कर दिया? किल। तो ध्यान रखना, जब भी कहे कि एशिया में यूथीरियन अत्यधिक प्रभावी है, क्यों? क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और इन्होंने मेटाथीरियन और प्रोटोथीरियन को मार दिया, इसलिए एशिया में प्रोटोथीरियन तथा मेटाथीरियन नहीं है। प्रोटोथीरियन तथा मेटाथीरियन नहीं है। एशिया में क्या है? यूथीरियन। जबकि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में ये मेटाथीरियन जो थे, ये मेटाथीरियन थे अत्यधिक प्रभावी, इसलिए इनकी संख्या लगातार क्या होगी? बहुत ज्यादा। इनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, हाँ कि ना? जब इन्हीं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, प्रोटोथीरियन संख्या में बहुत कम, यूथीरियन संख्या में ना के बराबर, तो कहने का मतलब इन मेटाथीरियन का इन यूथीरियन से जो कंपटीशन था, वो कंपटीशन क्या था? बहुत कम। तो मैंने कहा कि यहां पे कंपटीशन, वो कंपटीशन क्या था? बहुत कम। कंपटीशन क्या था? बहुत कम। तो जब भी ये कहे कि बताओ मार्सुपियल्स मतलब मेटाथीरियन सामान्यतः ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही क्यों पाए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कंपटीशन जो था, वो कंपटीशन बहुत कम था। उस कम कंपटीशन की वजह से वहां पे सबसे अधिक संख्या में उपस्थित है वो मेटाथीरियन है। वहां पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो है वो क्या है? मेटाथीरियन। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में मेटाथीरियन बहुत अधिक संख्या में है, जबकि यूथीरियन बहुत ही कम संख्या में है। चले भैया, जबकि यहां पे यूथीरियन अत्यधिक संख्या में बहुत ज्यादा है, और ये यूथीरियन जो थे, इन्होंने मेटाथीरियन तथा प्रोटोथीरियन को क्या कर दिया? किल। इसीलिए एशिया में प्रोटोथीरियन तथा मेटाथीरियन नहीं पाए जाते। चलो मैं आगे, आपके इस सवाल का भी मैंने जवाब दे दिया। क्या अपन आगे बढ़े? देखे तो अब बच्चे मैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बात आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहली बात है यहां पे वो दे रखा है अनुकूली विकिरण, जिसको अपन बोलते हैं अपसारी विकास। इस अनुकूली विकिरण को इंग्लिश में बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, और अपसारी विकास आप पहले ही बोल चुके हो, इसको अपन बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसको अपन बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो सबसे पहले बात मैं यही बताता हूं आपसे कि ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो होता है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात देखिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलें, देखिएगा बेटा, आप मान लीजिए मेरे पास ये कोई भौगोलिक क्षेत्र है, ये एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है। चले, इस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी पूर्वज से
कोई जीव उत्पन्न होगा। मैंने कहा कि मान लीजिए यहां पे ये मेरे पास, यहां पे इनका पूर्वज, ये लीजिए ये ग्रीन वाला भाग रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात कर रहा है पूर्वज के बारे में, जहां पे इनका पूर्वज रहता है, हाँ कि ना। अब ये भौगोलिक क्षेत्र है, ये एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के आवास उपस्थित हैं, विभिन्न प्रकार के आवास उपस्थित हैं। मतलब हमने बोल दिया ये वाला जो आवास है ये अलग तरह का आवास है, ये वाला आवास है ये अलग तरह का आवास है, ये वाला आवास है पीले वाला ये अलग तरह का आवास है, ये वाला आवास है ये अलग तरह का आवास है, हाँ कि ना। तो हमने कहा कि ये गुलाबी वाला मैंने बनाया, ये एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के आवास उपस्थित है, हाँ कि ना। तो मैं कह दूं कि ये गुलाबी वाला क्या है, इंग्लिश में मैं कह दूं ये एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया है, हाँ कि ना। तो मैंने बोला कि ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया है, ये आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया है। और ये ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें कई प्रकार के आवास, सफेद वाला आवास, नीले वाला आवास, पीले वाला आवास, रेड वाला आवास। तो मैंने बोला कि इसमें विभिन्न प्रकार के आवास क्या है उपस्थित, ये ऐसा है जिसमें विभिन्न प्रकार के आवास उपस्थित है। चलें, तो मैंने क्या कहा कि ये एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के आवास उपस्थित है। अब मैंने कहा ये ग्रीन वाला जो आवास है, इस ग्रीन वाले आवास में किसी जीव के पूर्वज रहते थे। क्या रहते थे? पूर्वज रहते थे। और वो जीव जो थे वो उन पेरेंट से इस जगह पे पैदा हुआ। इस जगह पे जीव पैदा होने के बाद, वो जीव जो था वो इस जगह पर पैदा होने के बाद वो यहां से निकलकर अलग अलग वातावरण में चला गया। मैंने कहा यहां से कोई जीव था, ए वाला जीव इस सफेद वाले वातावरण में चला गया। यहां से निकल के बी वाला जीव था, वो इस रेड वाले वातावरण में चला गया। यहां से निकल के सी वाला जीव था, वो सी वाला जीव निकल के इस पीले वाले वातावरण में चला गया। यहां से निकल के डी वाला जो जीव था, वो डी वाला जीव इस नीले वाले वातावरण में चला गया, हाँ कि ना। तो वर्ड मैंने बोला रेडिएशन। क्या बोला मैंने? रेडिएशन। और रेडिएशन का मतलब होता है तरंगित होना, मतलब फैलना। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का यही तो मतलब बताया था कि एक बिंदु से, इस ग्रीन वाले बिंदु से निकल के ये अलग अलग दिशाओं में फैल गए, यही तो बात था, हाँ कि ना। तो कहने का मतलब अडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि जीव जो होता है वो एक बिंदु से निकलकर अलग अलग आवास में, अलग अलग हैबिटेट में चला जाता है और वहां जाके उसी आवास के अनुसार अनुकूलित होके नई जाति की उत्पत्ति कर लेता है। मतलब इस ग्रीन वाले आवास में जो एक जाति थी उससे टोटल मिला के 4 प्रकार की जातियां बन गई। ए प्रकार की जाति, बी प्रकार की जाति, सी प्रकार की जाति और डी प्रकार की जाति, हाँ कि ना। तो अगर मैं इस ए, बी, सी तथा डी को देखूं तो क्या देखा? ये तीनों के तीनों जो जीव हैं, चारों के चारों प्रकार की जातियों के जो जीव है ए, बी, सी, डी, ये अलग अलग आवास में रहते हैं। जब अलग अलग आवास में रहते हैं तो इनकी जरूरतें क्या है? अलग अलग, इसलिए अनुकूलन भी क्या होंगे? अलग अलग। लेकिन इनमें एक समानता है, ये सारे के सारे एक ही पूर्वज की संतानें हैं। मतलब इनका पूर्वज क्या है? एक समान। और जब भी एक समान पूर्वज होगा उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, अपसारी इवोल्यूशन। यस कि नो? चले, तो यहां पे ए, बी, सी, डी आपस में अनुकूली विकिरण दर्शा रहे हैं या अपसारी इवोल्यूशन दर्शा रहे हैं, लेकिन पूर्वज क्या है? एक समान। चलो मैं आगे, बहुत ध्यान से देखिएगा एनसीईआरटी क्या कहती है।
एनसीईआरटी क्या कहती है? एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम। एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र लिया था, वो क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के आवास उपस्थित थे, हाँ कि ना? उसमें कह रहा है विभिन्न प्रजातियों के, विभिन्न प्रकार की जातियां कैसे बनी का विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर, यही तो किया इस ग्रीन वाले एक बिंदु से शुरू हुआ, एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों या आवासों तक प्रसारित हो गया। यही तो किया भैया, एक बिंदु से शुरू हुआ और अलग भौगोलिक क्षेत्र या अलग अलग आवासों, व्हाइट वाले आवास, रेड वाले आवास, येलो वाले आवास, ब्लू वाले, अलग अलग आवासों में प्रसारित हो गया और वहां जाके उन्होंने अलग अलग जातियां बना ली। इसी को तो बोलते हैं अनुकूली विकिरण। एनसीईआरटी की लाइन है। चलो मैं आगे, तो एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है? ये लाइन कहती है कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रसारित होकर, एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों या अन्य आवासों तक प्रसारित होता है। इसे ही अनुकूली विकिरण कहते हैं। चले भैया, अब सवाल था सर अनुकूली विकिरण तो आपने कहा, अब क्या आप हमें इस अनुकूली विकिरण के डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। क्या? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है डार्विन फिंचेस। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेज क्या था? ध्यान रखना, जब भी डार्विन फिंचेज के बारे में बात करके चले तो डार्विन फिंचेज एलोपैट्रिक जाति उद्भव दर्शाती है। कौन सा जाति उद्भव? एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक का मतलब कि किसी जाति के जीव अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में चले गए और उनके बीच कुछ प्राकृतिक बाधाएं बन गई, जिसकी वजह से वो आपस में नहीं मिल पाए और बहुत लंबे समय के बाद वो एक नई जाति के रूप में स्थापित हो गए। इसी को क्या बोलते हैं? एलोपैट्रिक जाति उद्भव। मतलब अलग अलग जगह पर जाने की वजह से नई जाति बनी, हाँ कि ना? इसका सबसे फेमस उदाहरण है वो है डार्विन फिंचेज। अब सवाल ये था कि सर डार्विन फिंचेज थी क्या? डार्विन फिंचेज थी क्या? चलिए मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने कि ये जो डार्विन फिंचेज है, ये डार्विन फिंचेज होती क्या है। देखिएगा, डार्विन फिंचेज क्या होती है बेटा? हमको पता है एक बहुत फेमस वैज्ञानिक जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। डार्विन नाम का वैज्ञानिक जो था वो समुद्री यात्रा पे निकला था और उसने दुनिया का भ्रमण किया था। वो चार्ल्स डार्विन दुनिया का भ्रमण करते करते पहुंच गया दक्षिणी अमेरिका में। हमने बोल दिया ये जो जगह है ये मेरे पास है दक्षिणी अमेरिका। चार्ल्स डार्विन कहां पहुंच गए? दक्षिणी अमेरिका में पहुंच गए। जब चार्ल्स डार्विन दक्षिणी अमेरिका में गए तो चार्ल्स डार्विन ने इस दक्षिणी अमेरिका में एक बहुत छोटी सी काले रंग की चिड़िया दिखाई दी। क्या दिखाई दी? बहुत छोटी सी, इतनी छोटी सी काले रंग की चिड़िया दिखाई दी, जिसको उसने कह दिया ब्लैक बर्ड, काला पक्षी। और वो काली चिड़िया जो थी वो सीड खाने का काम कर रही थी, वो दाने खाने का काम कर रही थी, हाँ कि ना? तो कहने का मतलब कि दक्षिणी अमेरिका में जो डार्विन ने काले रंग की चिड़िया देखी वो क्या खाती थी? वो बीजों को खाने का काम कर रही थी, सीड्स की ईटिंग करने का काम कर रही थी। इसलिए उसको ही उसने कह दिया डार्विन फिंच। वो काली चिड़ियाओं को क्या बोल दिया? डार्विन फिंचेस, हाँ कि ना? तो जब भी पूछे कि डार्विन ने सबसे पहले डार्विन फिंच या सबसे पहले जो काली चिड़िया थी, काला पक्षी था, वो कहां देखा था? दक्षिणी अमेरिका में देखा था। और वो किस चीज को खाता था? वो खाता था सीड्स को, हाँ कि ना? तो हमने कहा कि ये मेरे पास थी, ये क्या थी? सीड ईटिंग डार्विन फिंच, जो क्या खाती थी? ओनली बीज खाती थी। तो हमने बोला यहां पे अपने पास थी सीड ईटिंग फिंचेस। कैसे थी? सीड ईटिंग फिंचेस। चले, अब डार्विन जो था वो डार्विन दक्षिणी अमेरिका से निकला
और दक्षिणी अमेरिका से निकल के ये दक्षिणी अमेरिका से कुछ दूरी पर चला गया। जब दक्षिणी अमेरिका से कुछ दूरी पे गया तो वहां पे लगभग 22 छोटे छोटे टापुओं का बना हुआ एक जगह थी जिसको बोला था गैलापागोस आइलैंड। क्या बोलते थे? गैलापागोस आइलैंड। तो हमने बोल दिया ये अपने पास जो है ये यहां पे उपस्थित क्या है, ये मेरे पास है गैलापागोस आइलैंड। तो डार्विन कहां पहुंच गया? डार्विन पहुंच गया गैलापागोस आइलैंड पे पहुंच गया। उसने क्या देखा कि ये गैलापागोस आइलैंड है, इस पे विभिन्न प्रकार के आवास हैं। गैलापागोस आइलैंड पे क्या थे? विभिन्न प्रकार के आवास थे। तो मैंने बोला कि ये मेरे पास जो है ये गैलापागोस आइलैंड है जिसपे विभिन्न प्रकार के क्या हैं? आवास। इस पे विभिन्न प्रकार के आवास उपस्थित हैं। गैलापागोस आइलैंड पे क्या है? विभिन्न प्रकार के आवास उपस्थित है। अब डार्विन साहब ने क्या देखा कि जैसी ब्लैक कलर की पक्षी जिसको उसने बोला था फिंच, जो कि दक्षिणी अमेरिका में देखी थी, जो बीज खा रही थी, वैसे ही पक्षी उसने गैलापागोस आइलैंड पर भी देखे। लेकिन उन्होंने क्या देखा? उनमें से कुछ पक्षी जो थे वो कुछ पक्षी तो बीज खा रहे थे, सीड खा रहे थे, कुछ पक्षी ऐसे थे जो कैक्टस खा रहे थे, कुछ पक्षी ऐसे थे जो फ्रूट्स खा रहे थे, कुछ पक्षी ऐसे थे जो कि इंसेक्ट्स कीड़ों को खा रहे थे, कीटों को खा रहे थे। तो उसने कहा कि यार ये क्या कमाल हुआ, ये पक्षी बिल्कुल वैसे ही है, उन्हीं से मिलते जुलते हैं जैसे मैंने दक्षिणी अफ्रीका में देखा था, ब्लैक कलर के छोटे पक्षी जो सीड खा रहे थे। हाँ कि ना? जो क्या खा रहे थे? सीड खा रहे थे। लेकिन यहां पे जो पक्षी मैं देख रहा हूं वो पक्षी तो ऐसे हैं जो सीड भी खा रहे हैं, कीटों को भी खा रहे हैं, कैक्टस को भी खा रहे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं और दूसरी चीजें भी खा रहे हैं, मतलब अलग 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 तरह की चीजें खा रहे हैं। अब डार्विन ने क्या कंक्लूजन निकाला? डार्विन ने कंक्लूजन ये निकाला कि ये जो विभिन्न प्रकार के काले कलर के पक्षी मुझे दिखाई दिए इस गैलापागोस आइलैंड पर, इनकी उत्पत्ति पक्का उसी पक्षी से हुई होगी जो दक्षिणी अमेरिका में था। जो कहां था? दक्षिणी अमेरिका में था। यस कि नो? और दक्षिणी अमेरिका वाला पक्षी किस चीज को खाता था? केवल ये अपने पास खाता था, ओनली सीड्स को खाता था। हाँ कि ना? तो जब वो कह रहा है कि इन पक्षियों की उत्पत्ति, गैलापागोस आइलैंड के पक्षियों की उत्पत्ति किससे हुई? दक्षिणी अमेरिका के सीड ईटिंग बर्ड से हुई। तो ये सीड ईटिंग बर्ड इसका क्या हुआ? ओरिजिनल। ये मेरे पास क्या हुई? ओरिजिनल। तो जब भी पूछे कि बताओ डार्विन फिंचेज की ओरिजिनल पॉपुलेशन कहां पाई जाती थी, तो आप कहोगे दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती थी। वो किस चीज को खाती थी? वो खाती थी, वो सीड्स को खाती थी, मतलब सीड ईटिंग करने वाली, सीड्स फीडिंग करने वाली थी। चलो आगे फिर क्या कहता है? डार्विन कह रहा है कि यहां से ये उड़ करके कहां आई होगी? गैलापागोस आइलैंड पे आई होगी। ये लीजिए, हमने कहा इन्होंने किया प्रवास, माइग्रेशन किया, और माइग्रेशन करके ये सीड ईटिंग फिंचेज जो थी, कैसी थी भैया? सीड ईटिंग फिंचेज। ये लीजिए, ये जो सीड ईटिंग फिंचेज थी, जो ओरिजिनल थी, वो उड़ करके कहां पहुंच गई? बोला वो गैलापागोस आइलैंड पे पहुंच गई। अब क्या हुआ? इस गैलापागोस आइलैंड पे विभिन्न प्रकार के आवास थे, इस पे विभिन्न प्रकार के आवास थे। तो क्या हुआ? ये इस पॉइंट पे गई और यहां से ये अलग अलग तरह के आवास में चली गई। क्यों? क्योंकि अगर ये यहां पे भी आके सारे के सारे सीड्स पे ही डिपेंडेंट रहती तो इनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता और सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते। तो ये कंपटीशन को घटाने के लिए यहां से अलग अलग आवासों में चली गई। कुछ तो चली गई इधर वाले आवास में, हमने बोल दिया ए टाइप की बन गई।
कुछ मान लीजिए यहां से निकल के आ गई, वो आ गई इधर वाले आवास में, हमने बोला वो बी प्रकार की बन गई। कुछ यहां से निकल के आ गई इधर वाले आवास में, हमने बोला वो सी प्रकार की बन गई। कुछ यहां से निकल के आ गई इस वाले आवास में, हमने बोला वो डी प्रकार की बन गई। हाँ कि ना? तो बोला जो ओरिजिनल सीड ईटिंग डार्विन फिंचेस थी वो अलग अलग तरह के आवास में चली गई और अलग अलग तरह के आवास में जाके अलग अलग तरह की चीजें खाने लगी। मान लीजिए ये जो मैंने बोला गुलाबी वाली, ये गुलाबी वाली किसकी फीडिंग करती है? ये अपने पास है सीड ईटिंग, मतलब ये वही चीज खाती है जैसा यहां पे खा रही थी, मान लीजिए। चले नेक्स्ट। दूसरी ये रेड वाली है, ये रेड वाली कैक्टस ईटिंग, किसकी ईटिंग कर रही है? कैक्टस की ईटिंग कर रही है। नेक्स्ट हमने बोला ये पीले वाले वातावरण में जो गई, हमने बोला ये फ्रूट्स खा रही है। किसकी ईटिंग कर रही है? फ्रूट्स की ईटिंग कर रही है। हमने कहा ये जो सफेद वाली है, ये सफेद वाली इंसेक्ट्स को खा रही है, तो हमने बोला ये क्या कर रही है? इंसेक्ट्स ईटिंग कर रही है। इस तरह टोटल मिला के इस गैलापागोस आइलैंड पर डार्विन ने 13 प्रकार की 13 टाइप्स ऑफ डार्विन फिंचेज को देखा, जो कि अलग अलग प्रकार की चीजें वहां पे खा रही थी। तो सवाल था, सर आपने कहा कि ये मेरे पास डार्विन फिंचेज थी, ये काले रंग का पक्षी है और पक्षी में होती है चोंच, बिक, जिसके द्वारा वो फूड मेटेरियल को खाता है। हाँ कि ना? ये पक्षी जो थे, जो दक्षिणी अमेरिका में रहते थे, ये क्या खाते थे? ये सीड्स खाते थे। हाँ कि ना? लेकिन हमने बोला कि ये जो गैलापागोस आइलैंड पर विभिन्न प्रकार की डार्विन फिंचेस थी, जिनकी उत्पत्ति इस दक्षिणी अमेरिका की सीड ईटिंग फिंच से हुई, डार्विन फिंच से हुई, वो कोई तो सीड्स खा रही थी, कोई इंसेक्ट्स खा रही थी, कोई फ्रूट खा रही थी, कोई कैक्टस खा रही थी। मतलब ये जो विभिन्न प्रकार की डार्विन फिंचेस थी, ये अलग अलग प्रकार की चीजें खा रही थी। हाँ कि ना? तो अलग अलग प्रकार की चीजों को खाने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए इन जंतुओं की चोंच जो थी, उन चोंच का आकार, उनका आकार, उनकी शेप अलग अलग तरह की होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जब वो अलग अलग तरह की चीजों को खा रही थी, तो उन अलग अलग तरह की चीजों को खाने के लिए, उनकी फीडिंग के लिए इनकी चोंच जो थी, उन चोंच की शेप और उनका साइज अलग अलग होना चाहिए। किसी की पतली चोंच होनी चाहिए, किसी की बड़े साइज की होनी चाहिए, आगे से ब्लंट होनी चाहिए, किसी की पॉइंटेड होनी चाहिए। मतलब इनकी चोंच की आकार जो था, चोंच का साइज जो था, चोंच की बनावट जो थी, वो अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए। यस कि नो? तो डार्विन ने भी यही देखा। डार्विन ने क्या देखा कि इस गैलापागोस आइलैंड पर जो ये 13 अलग अलग प्रकार की डार्विन फिंचेस थी, इनकी चोंच के आकार में और उसकी संरचना में भिन्नता थी। मतलब चोंच के आकार, संरचना में विविधता उपस्थित थी। अब हमने डार्विन से पूछा कि बताओ इनकी चोंच के आकार में विविधता क्यों थी? बोला क्योंकि ये अलग अलग तरह के आवास में रहती थी, अलग अलग प्रकार की चीजें खाती थी, तो उन अलग अलग प्रकार की चीजों को खाने के लिए इन्हें अलग अलग तरह की चोंच की जरूरत थी, इसलिए इनकी चोंच में भिन्नता थी। मतलब चोंच में भिन्नता की सबसे बड़ी वजह थी इनकी फीडिंग हैबिट, जो चीजें खा रही थी उसकी वजह से। यस कि नो? चलो मैं आगे। अब यही बात हम कर लेते हैं कि एनसीईआरटी माता क्या कहती है। चलिए आते हैं, यहां पे देखिएगा। सबसे पहले हमने बताया कि डार्विन फिंचेस क्या थी? ये छोटे काले पक्षी जो गैलापागोस द्वीप पर पाए जाते थे। कौन से द्वीप पर पाए जा रहे थे बेटा? ये गैलापागोस द्वीप पर पाए जा रहे थे, जो कि दक्षिणी अमेरिका के समीप ही स्थित था। लगभग 22 छोटे छोटे टापुओं से मिलकर बना हुआ था। हाँ कि ना? आगे वहां पे इन्होंने क्या देखा कि डार्विन फिंचेस जो थी, इनकी चोंच में विविधता थी।
भिन्नता किसमें थी? चोंच में। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग तरह के मटेरियल को खा रही थी। तो मैंने बोला कि चोंच में विविधता किस वजह से थी? इनकी फीडिंग हैबिट की वजह से। एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है, आप देखिए। पहले नंबर वाली की चोंच, दूसरे नंबर वाली की चोंच, तीसरे नंबर वाली की चोंच, चौथे नंबर वाली की चोंच। हाँ कि ना? आप यहां देख रहे हैं कि इन जंतुओं की चोंच जो थी, उन चोंच के साइज में अंतर है कि नहीं है? यस कि नो? तो ये चोंच के साइज में अंतर जो आया, चोंच के आकार में जो अंतर आया, वो अंतर किसकी वजह से आया? इनके चोंच के आकार में भिन्नता की वजह है, क्योंकि ये अलग अलग तरह का मटेरियल खाती है। तो उस मेटल को तोड़ने के लिए, उसे खाने के लिए इन्हें अलग अलग तरह की चोंच चाहिए, इसीलिए इनकी चोंच में भिन्नता है। तो बहुत फेमस सवाल निकल के आता है कि बताओ डार्विन फिंचेज किस प्रकार का जाति उद्भव दर्शाती है? आप कहोगे एलोपैट्रिक जाति उद्भव दर्शाती है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग आवास में रहने की वजह से उत्पन्न हुई थी। चलूं आगे। दूसरा, बताओ डार्विन फिंचेज किस प्रकार के इवोल्यूशन का उदाहरण है? तो आप कहोगे ये अडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का उदाहरण है। तीसरी बात, वो कहेगा बताओ डार्विन फिंचेस जो थी उनमें मुख्यतः किस चीज में भिन्नता थी? आप कहोगे कि उनके चोंच के आकार में भिन्नता थी। और वो क्यों थी? क्योंकि उनकी फीडिंग हैबिट अलग अलग थी। चलो भैया, मैं यहां तक की बात में कोई दिक्कत? चलूं, देखिएगा तो आगे। अनुकूली विकिरण का अगला उदाहरण मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। अगला उदाहरण देखिएगा। दूसरा उदाहरण है, वो है ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स या शिशुधानी प्राणियों में अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण, आपको यह तो पता है कि अनुकूली विकिरण जो होता है, उस अनुकूली विकिरण में किस प्रकार का इवोल्यूशन होता है? अडेप्टिव रेडिएशन, दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। देखिएगा हुआ क्या, देखिएगा। ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेसेंटल में जो मेरे पास मार्सुपियल मैमल्स है, मेटाथेरियन है, वो मेटाथेरियन जो थे उनकी उत्पत्ति यहां पे हुई। ये जो इसने गुलाबी कलर का क्षेत्र दिखा रखा, यहां पे हुई। और यहां से ये अलग अलग तरह के आवास में चले गए। किसी ने आगे जाके बना लिया टैस्मेनियन वल्फ, किसी ने बना लिया टाइगर कैट, किसी ने बना दिया बैंडेड एंटीटर, किसी ने बना दिया मार्सुपियल रैट, किसी ने बना लिया कैंगरू, किसी ने बना लिया वोम्बैट, किसी ने बना लिया बैंडिकोट, किसी ने बना लिया कोआला, किसी ने बना लिया मार्सुपियल मोल, किसी ने बना दिया सुगर ग्लिडर। तो ये अलग अलग प्रकार के जंतु बन गए। किस लिए? क्योंकि ये कहां चले गए? अलग अलग आवास में। तो अगर इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो था, इनकी अडेप्टिव रेडिएशन को देखें, इनके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को देखें, तो ये सारे के सारे जीव जो थे, ये सारे के सारे जीव अलग अलग आवास में रहते हैं। हाँ कि ना? तो मैं कहूं कि इन सब का आवास जो है, वो आवास क्या है? वो आवास अपने पास है भिन्न। इन सब का आवास क्या है? वो आवास इनका है भिन्न। जब अलग अलग आवास था इनका, तो कहने का मतलब इनकी जरूरतें जो थी वो भी कैसी हुई? जरूरतें भी हुई भिन्न। जब जरूरतें इनकी भिन्न है, तो मैंने कहा कि इनमें अनुकूलन जो आए, वो अनुकूलन भी क्या है? भिन्न प्रकार के आए। जब अनुकूलन अलग अलग तरह के आए, तो शरीर में अलग अलग तरह की संरचना उत्पन्न हुई। हाँ कि ना? जब अलग अलग तरह की संरचना उत्पन्न हुई शरीर में, तो मैंने कहा कि इनकी शारीरिक संरचना जो थी, शरीर की जो बनावट थी, वो भी क्या थी? अलग अलग। तो मैंने बोला कि इनकी शारीरिक बनावट जो थी, वो भी क्या थी बेटा? भिन्न थी। लेकिन खास बात यह थी कि इन सब की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई। तो मैंने कहा कि इसका पूर्वज जो है, वो पूर्वज क्या है? वो पूर्वज है बेटा एक समान। पूर्वज क्या इन सब का? एक समान। चले देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है। देखिए ये क्या कह रहा है? अधिकांश मार्सुपियल्स जो एक दूसरे से आकारिकी में, मैंने कहा शरीर की बनावट अलग अलग थी, भोजन
प्रकृति एवं आवास भिन्न भिन्न था। जब अलग अलग आवास था तो अलग अलग तरह की जरूरतें थी, अलग अलग तरह की जरूरतें थी तो अनुकूलन अलग अलग तरह के थे, तो आकारिकी अलग अलग थी, लेकिन उनका पूर्वज क्या था? एक समान। हाँ कि ना? तो इन सारे के सारे जीवों की उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हुई थी। और ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अलग अलग तरह के आवास थे, अलग अलग तरह के हैबिटेट थे। तो कहने का मतलब, इसलिए उन जीवों में अलग अलग तरह की फूड हैबिट भी डेवलप हो गई। यही तो बात मैंने बताई थी अभी डार्विन फिंचेज में। चलो भैया मैं आगे नेक्स्ट इसका अगला उदाहरण लेके चलता हूं। इसका सबसे अंतिम उदाहरण है, वो है अपराधारी स्तनधारियों में अनुकूली विकिरण। मतलब ये बात कर रहा है, ये कर रहा है प्लेसेंटल मैमल्स, दैट इज यूथेरियन मैमल्स जो होते हैं उनमें एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में बात कर रहा है। उनका एडेप्टिव रेडिएशन है वो भी एक प्रकार का अनुकूली विकिरण है। मतलब वो भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दर्शाने का काम करता है। चलें, तो यहां पे हमने बात कर ली अनुकूली विकिरण क्या होता है तथा अनुकूली विकिरण के उदाहरण कौन कौन से हैं। चलो भैया हम आगे अब अपन बात करते हैं, वो अगली बात करते हैं अनुकूली अभिसारिता या अभिसारी विकास क्या होता है। बेटा अनुकूली अभिसारिता जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एडेप्टिव कन्वर्जेंस, उसको बोलते हैं एडेप्टिव कन्वर्जेंस, और अभिसारी विकास को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। उसको अपन बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। चलो भैया मैं आगे, देखिए क्या होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपसे बात करके चलूंगा। चलो भैया मैं आगे, बहुत ध्यान से देखिए। बेटा मैंने मान लिया आपसे कि ये मेरे पास एक भौगोलिक क्षेत्र है, ये मेरे पास एक भौगोलिक क्षेत्र है, ये मेरे पास है आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया। चले, इस भौगोलिक क्षेत्र में दो अलग अलग अनुकूली विकिरण रहती है, दो अलग अलग अनुकूली विकिरण रहती है। ये लीजिए, मैंने बोला इस भौगोलिक क्षेत्र में यहां पे ये कोई अनुकूली विकिरण है। इस अनुकूली विकिरण में ये मेरे पास कोई ए प्रकार का जीव, इधर रहता है कोई बी प्रकार का, सी प्रकार का, डी प्रकार का। चलो भैया हम आगे नेक्स्ट। इस आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया का ये मेरे पास पहला अनुकूली विकिरण है जो कि रेड कलर का है। इस एरिया में ही एक दूसरा अनुकूली विकिरण रहता है, दैट इज पीले रंग का। हमने बोला ये यहां पे उपस्थित पीले रंग का अनुकूली विकिरण है। इस पीले रंग के में मैंने बोला ये मेरे पास है पी प्रकार का, ये मेरे पास है क्यू प्रकार का, ये मेरे पास है एस प्रकार का, ये मेरे पास है आर प्रकार का। कहने का मतलब इस आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक अनुकूली विकिरण उपस्थित है। एक तो रेड कलर वाला उपस्थित है और एक दूसरा मेरे पास है, वो कौन से कलर का है, वो मेरे पास पीले रंग का अनुकूली विकिरण उपस्थित है। हाँ कि ना? मैंने मान लिया ये पीले रंग का है, ये मेरे पास है प्लेसेंटल मैमल, ये मेरे पास है प्लेसेंटल मैमल, और ये जो मेरे पास लाल रंग का है, ये लाल रंग का मेरे पास है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स।
ये मेरे पास है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। मैंने बोला था ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल दोनों के दोनों अडेप्टिव रेडिएशन दिखाते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दर्शाते हैं, और ये आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया हमने मान लिया ये अपने पास है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये मेरे पास है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब हुआ क्या, बहुत ध्यान से देखना बेटा। इस डायग्राम में अपन देखें तो हमने क्या खास बात देखी कि यार ये ए वाला जीव जो कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है तथा ये पी वाले जीव जो कि प्लेसेंटल मैमल है, ये दोनों के दोनों टाइप के जीव इस एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं। कैसे रंग के ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं? ये इस आवास में रहते हैं, इस गुलाबी रंग के आवास में रहते हैं, हाँ कि ना। सिमिलरली अगर मैं यही चीज यहां पे अप्लाई करूं तो हमने क्या देखा कि ये डी वाला जो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और ये एस वाला जो प्लेसेंटल मैमल है, ये दोनों के दोनों प्रकार के जीव इस हरे रंग के आवास में रहते हैं, हाँ कि ना। बहुत ध्यान से देखना, हाँ कि ना। तो अब हुआ क्या, अगर मैं इनको कंपैरिजन करूं तो मैंने क्या देखा, इस ए और पी दोनों गुलाबी रंग के आवास में रहते हैं, तो मैंने कहा इन दोनों का आवास जो है वो आवास क्या है, दोनों का आवास एक समान है। जब दोनों एक ही तरह के आवास में रहते हैं तो इस आवास में जीने के लिए, खाने के लिए ये एक ही प्रकार की चीजों पे निर्भर रहेंगे। तो कहने का मतलब इनकी जरूरतें जो हैं वो जरूरतें भी क्या होगी, एक समान। इनकी जरूरतें भी क्या होगी, वो जरूरतें क्या होगी, एक समान होगी। चलो भैया मैं आगे नेक्स्ट। जब इनकी जरूरतें एक समान है तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए इनके शरीर में परिवर्तन, मतलब इनमें अनुकूलन भी तो एक जैसे ही आएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि इनके अनुकूलन जो है वो अनुकूलन भी क्या होंगे, एक समान होंगे। यस कि नो? पर ध्यान रखे ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ये प्लेसेंटल मैमल, दोनों के दोनों जो है इनके पूर्वज, इसके और इसके दोनों के पूर्वज एक है कि अलग है? ए वाला अलग माता पिता की संतान है, पी वाला अलग माता पिता की संतान है, मतलब दोनों के पूर्वज जो है वो पूर्वज क्या है, इन दोनों के पूर्वज जो है वो पूर्वज है अपने पास भिन्न। यस कि नो? सिमिलरली डी तथा एस दोनों का आवास क्या है, एक समान। जरूरतें क्या होगी, एक समान। अनुकूलन क्या होंगे, एक समान। लेकिन पूर्वज क्या है दोनों के, अलग अलग, हाँ कि ना। देखिए लेकिन अगर हम बी को इनसे मैच करके देखें तो बी अलग तरह के आवास में रहता है, ये अलग तरह के आवास में, बी का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ये हुआ अगर दो अलग अलग अनुकूली विकिरण के जीव अगर एक ही आवास में रहेंगे तो उनकी जरूरतें एक जैसी होगी, तो उनमें अनुकूलन भी एक जैसा आएगा। मतलब जब जरूरतें एक जैसी होगी, अनुकूलन एक जैसा आएगा, तो वो कैसा इवोल्यूशन दर्शाएंगे, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दर्शाएंगे, मतलब अभिसारी विकास दर्शाएंगे। हाँ कि ना, हाँ कि ना। चलो मैं एनसीईआरटी की लाइन को एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसने क्या कहा, जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में, ये लीजिए भैया, ये मेरे पास नीले रंग का अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र था, आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया था, जिसमें अलग अलग प्रकार के आवास थे। इसमें भी क्या थे, विभिन्न प्रकार के आवास उपस्थित हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के आवास क्या थे, उपस्थित थे, उसमें रह रहे हैं। चलो भैया नेक्स्ट। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न आवासों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रकट होते हैं तो इन्हें अभिसारी विकास कहते हैं। तो कहने का मतलब यही निकला कि जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण उपस्थित हो और उनके जीव एक ही समान वातावरण में रहे तो उसमें अनुकूलन क्या होंगे, एक समान, और वो आपस में किस प्रकार का इवोल्यूशन दर्शाएंगे, वो आपस में दर्शाएंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यही तो बात यहां पे बोल रखी है। चले भैया अब सवाल था उदाहरण यहां पे ले रखा है, वो सबसे फेमस उदाहरण ले रखा है, वो ले रखा है प्लेसेंटल वोल्फ एंड
टेस्मियन मार्सुपियल, बिल्कुल जैसा यहां पे हम बात करके चले कि यहां पे ए तथा पी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दर्शा रहे हैं, डी तथा एस भी आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दर्शा रहे हैं। मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में चलता हूं, देखिएगा बेटा, एनसीईआरटी ने ऐसा डायग्राम बना के दे रखा है। तो वो जो एनसीईआरटी ने टेबल बना के दे रखी है, उस टेबल में ये आमने सामने के जंतु, बिल्कुल ये आमने सामने के जंतु जो हैं, ये आमने सामने के जंतु वो जंतु थे जिनमें एक तो प्लेसेंटल मैमल है, अपराधारी स्तनधारी है, एंड दूसरा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। ये आमने सामने के जंतु जो हैं, ये आमने सामने के जंतु वो थे जो एक समान आवास में रहते हैं। किसमें रहते हैं बेटा? एक समान आवास में रहते हैं। और जब ये एक समान आवास में रहेंगे तो इनकी जरूरतें क्या होगी? एक जैसी, इसलिए अनुकूलन क्या होगा? एक जैसा। इसीलिए कैसा इवोल्यूशन दर्शाएंगे? ये दर्शाएंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ध्यान रखना, ये आमने सामने के जो जंतु है, ये आपस में कैसा इवोल्यूशन दर्शा रहे हैं? ये आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दर्शा रहे हैं। जैसे हमने बोल रखा, ये मेरे पास है भेड़िया और ये मेरे पास है तास्मानियाई भेड़िया, तो यही तो उदाहरण यहां पे ले रखा है, प्लेसेंटल वॉल्फ एंड टैस्मेनियन वॉल्फ। मेरी बात क्लियर है? तो ये आमने सामने के जीव आपस में कैसा इवोल्यूशन दर्शाएंगे? ये आमने सामने के जीव आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक समान वातावरण में रहते हैं, इसलिए अनुकूलन भी क्या है इनके? एक जैसे। चलो भैया, मैं यहां तक की बात क्लियर है। अब एक और बेहतरीन सी बात करते हैं अपन। देखिए बेटा, एक टर्म लगातार हमसे पूछी जाती है कि समानांतर विकास क्या होता है। आपको बता दूं, इस समानांतर विकास को बोलते हैं पैरेलल इवोल्यूशन। इसी को बोलते हैं बेटा पैरेलल इवोल्यूशन। तो सवाल यही है कि आप बताइए कि ये पैरेलल इवोल्यूशन, ये जो समानांतर विकास है, ये क्या होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पैरेलल इवोल्यूशन जो है, ये पैरेलल इवोल्यूशन एक प्रकार का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। कैसा इवोल्यूशन है? एक प्रकार का कन्वर्जेंट, मतलब यही तो है अडेप्टिव कन्वर्जेंस, अनुकूली अभिसारिता, दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये क्या है? ये एक प्रकार का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। तो ये तो फिक्स हो गया कि जहां पे भी समांतर विकास या पैरेलल इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो पैरेलल इवोल्यूशन क्या होता है? एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। कौन सा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? ऐसा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो निकट संबंधी जातियों के बीच पाया जाए। किसके बीच पाया जाए? निकट संबंधी जातियों के बीच जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं पैरेलल इवोल्यूशन। तो कहने का मतलब, एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को पैरेलल इवोल्यूशन केवल तब बोल सकते हैं जब वो किसके बीच हो? निकट संबंधी जातियों के बीच हो। अगर वो निकट संबंधी जातियों के बीच नहीं है तो हम उसे समांतर और पैरेलल इवोल्यूशन नहीं बोल सकते। मेरी बात क्लियर है? तो मैं क्या कह दूं? मैं ये कह दूं कि ये जो मेरे पास है पैरेलल इवोल्यूशन, मेरे पास है पैरेलल इवोल्यूशन, दूसरा मेरे पास है, वो अपने पास है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दूसरा मेरे पास है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो मैं ये कहूं कि ये पैरेलल इवोल्यूशन जो है, ये एक प्रकार का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, हाँ कि ना? तो मैं ये कह दूं आपसे कि पैरेलल इवोल्यूशन हमेशा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। ये हमेशा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, लेकिन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हमेशा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हमेशा पैरेलल इवोल्यूशन
नहीं होता। क्यों? क्योंकि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को पैरेलल केवल तब बोल सकते हैं जब वो किसके बीच हो? निकट संबंधी जातियों के बीच हो। अगर कोई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन निकट संबंधी जातियों के बीच नहीं है तो वो केवल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, उसे पैरेलल इवोल्यूशन नहीं बोल सकते। लेकिन जहां पे पैरेलल वर्ड आ गया तो ये बात 100% फिक्स हो गई कि वो ऐसा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है जो किसके बीच है? निकट संबंधी जातियों के बीच। हाँ कि ना? अब होता क्या है बेटा, इस पैरेलल इवोल्यूशन में दो निकट संबंधी जातियों के बीच एक ही प्रकार के लक्षण विकसित होते हैं, साथ साथ विकसित होते हैं। कब होते हैं? साथ साथ। जैसे घोड़े तथा हिरण में दौड़ने की हैबिट जो डेवलप हुई वो दोनों में साथ साथ दौड़ने की हैबिट डेवलप हुई, तथा घोड़ा तथा हिरण एक निकट संबंधी जाति है। चले भैया अपन आगे। तो यहां पे आके हमने बात कर लिया आपसे, वो बात कर लिया एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तथा पैरेलल इवोल्यूशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मतलब पैरेलल इवोल्यूशन को कब यूज करना है पैरेलल टर्म, या मैं कहूं कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को पैरेलल इवोल्यूशन कब बोलेंगे, ये बात भी हमें डिस्कस कर ली। मतलब यहां पे जाके हमारे कार्बनिक विकास के प्रमाण जो थे वो होते हैं कंप्लीट। मतलब साइंटिस्ट लोगों ने ये बात मान ली कि वास्तव में धरती पे कार्बनिक विकास हुआ है, ऐसे प्रमाण है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल पीछे बच गया कि यार तुमने ये तो बता दिया कि कार्बनिक विकास हुआ है, लेकिन अब हमें ये बताओ कि वो कार्बनिक विकास कैसे हुआ। तो वैज्ञानिकों ने कार्बनिक विकास को समझाने के लिए अलग अलग प्रकार के सिद्धांत दिए। तो वो कौन कौन से सिद्धांत थे, हम उन्हें क्रमशः पढ़ते हुए चलेंगे। जैव विकास के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत अपने पास आता है, वो आता है लैमार्कवाद। इस लैमार्कवाद को ही अपन बोलते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। चले सबसे पहले बात करते हैं कि ये लैमार्कवाद जो था ये किसने दिया। बच्चे, लैमार्कवाद जो सिद्धांत था ये लैमार्क नाम के साइंटिस्ट ने दिया। किसने दिया? ये अपने पास दिया, वो दिया लैमार्क नाम के वैज्ञानिक ने दिया। कौन से वैज्ञानिक ने दिया? लैमार्क नाम के वैज्ञानिक ने दिया। और आपको बता दूं कि लैमार्क जो था, ये लैमार्क एक फ्रेंच प्राकृतिविद था, नेचुरलिस्ट था। कहां का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला एक नेचुरलिस्ट था, प्रकृतिविद था, जिसने ये लैमार्कविद नाम की थ्योरी दी। अब सवाल था, सर ये जो थ्योरी थी जिसको हमने कहा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत या लैमार्कवाद, इस थ्योरी ने क्या कहा? तो हम यहां पे बात करेंगे इस थ्योरी की मुख्य अभिधारणाओं के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में। बच्चे, लैमार्क ने अपनी थ्योरी में 4 बातें बताई, 4 उसके पॉइंट थे। कौन सा पॉइंट था? सबसे पहला था आंतरिक जैविक बल। सबसे पहला पॉइंट कौन सा था? आंतरिक जैविक बल। दूसरा था वातावरण का प्रभाव व नई आवश्यकताएं। तीसरा पॉइंट था वो था अंगों का उपयोगिता तथा अनुपयोग, कि अंगों का ज्यादा उपयोग कर रहे हो कि कम उपयोग। एंड चौथा और सबसे लास्ट था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो मैं एक एक करके इनका वर्णन करता हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। बच्चे देखिए, सबसे पहला उसका स्टेटमेंट था वो था आंतरिक जैव बल। लैमार्क ने क्या कहा कि हर एक जीव जो है उसके शरीर में कुछ आंतरिक जैविक बल है। हर एक जीव के शरीर में क्या है? कुछ आंतरिक जैविक बल है। उन आंतरिक जैविक बलों की वजह से वो जीव अपनी मर्जी से अपने शरीर का आकार बढ़ा सकता है या शरीर के किसी विशिष्ट अंग का आकार जो है वो आकार क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। तो मतलब यह हुआ कि लैमार्क ने एक बात कही कि जीव में यह क्षमता है कि आंतरिक जैविक बलों के द्वारा वो शरीर का आकार क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। तो कहने का मतलब इस आंतरिक जैविक बलों का काम क्या हुआ? शरीर का आकार बढ़ाना हुआ।
ऊपर की साइड तीर लगा दिया, इसका मतलब इसका काम क्या हुआ, इनका काम हुआ कि शरीर का आकार इनकी वजह से क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए जीव के शरीर का आकार लगातार बढ़ता रहेगा। मतलब मेरे शरीर का आकार इतना है, मैं अपनी मर्जी से अपने शरीर का आकार बढ़ाऊंगा, चले, ऐसी मेरे में क्षमता है। किसकी वजह से, मेरे अंदर उपस्थित आंतरिक जैविक बलों के कारण। चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए। फिर उसने क्या कहा, अगले पॉइंट में उसने क्या कहा, अगले पॉइंट में उसने कहा, वो कहा वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव, लामार क्या कहता है कि जीव जिस वातावरण में रहता है वो वातावरण परिवर्तनशील है। वो क्या है, परिवर्तनशील है। और वो वातावरण जो परिवर्तनशील है, वो परिवर्तनशील वातावरण जीव के ऊपर कुछ प्रभाव डालता है, मतलब जीव को प्रभावित करता है। अब जब वातावरण की वजह से जीव प्रभावित होता है, तो इस वातावरण के प्रभाव की वजह से जीव की कुछ नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। नई आवश्यकताएं, या मैं कहूं नई इच्छाएं। नई आवश्यकताएं, या मैं कहूं नई इच्छाएं उत्पन्न होती है। ये जो नई इच्छाएं उत्पन्न होती है, नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती है, किसकी वजह से हुई, वातावरण के प्रभाव की वजह से हुई। और अब क्या कहा, ये नई इच्छाएं हैं, इसके लिए एक थ्योरी दी गई जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर। एक थ्योरी दी गई जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि जब वातावरण किसी जीव को प्रभावित करेगा तो जीव की नई आवश्यकताएं उत्पन्न होगी, उसको उस वातावरण में रहने के लिए कुछ नई चीजों की जरूरत महसूस होगी। तो नई आवश्यकता या नई इच्छाएं वो प्रकट करेगा। और जिस भी चीज की कोई जीव दृढ़ इच्छा करेगा कि मुझे किसी भी कीमत पे ये चीज चाहिए, वो संरचना या वो चीज ऑटोमेटिकली अपने आप ही उस जीव के शरीर में बन जाएगी, उस जीव के शरीर में बन जाएगी। तो इसने क्या कहा कि जब वातावरण प्रभावित करता है तो जीव की कुछ नई आवश्यकताएं या नई इच्छाएं उत्पन्न होती है। और वो इच्छा, अगर वो आवश्यकता जिसकी उसने दृढ़ इच्छा शक्ति रख ली कि हाँ मुझे ये चाहिए ही, वो चीज ऑटोमेटिकली अपने आप ही उसके शरीर में क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। ऐसा किसने कह दिया, ऐसा कह दिया लामार्क ने अपने दूसरे पॉइंट में। चलो भैया हम आगे, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखना, उसने बताया तीसरा पॉइंट अंगों का उपयोग या अनुपयोग। इसमें क्या बोला, उसने कहा अगर शरीर के किसी अंग का हम ज्यादा उपयोग करेंगे तो वो अंग उतना ही ज्यादा हो जाएगा विकसित, उतना ही ज्यादा हो जाएगा विकसित, और उसका आकार भी क्या हो जाएगा, लगातार बढ़ जाएगा। अगर हम किसी अंग का कम उपयोग करेंगे या उपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये अंग जो था ये हासित होता जाएगा, या मैं कहूं कि ये अंग बन जाएगा कैसा, अवशेषी अंग। या तो हो जाएगा अवशेषी या हो जाएगा गायब। या तो ये अंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब, या क्या रहेगा, अवशेषी होएगा। हां कि ना। तो डार्विन के पहले 3 पॉइंट देखना, वो क्या कह रहा है कि आंतरिक बलों की वजह से जीव अपने शरीर का आकार लगातार क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। दूसरा क्या कह रहा है कि जब वातावरण जीव को प्रभावित करता है तो जीव में नई आवश्यकताएं, नई इच्छा उत्पन्न होती है, और जीव जिस भी चीज की इच्छा करता है वो संरचना, वो अंग उसके शरीर में बन जाता है। तीसरी बात में क्या कह रहा है, अगर किसी अंग का उपयोग कोई जीव ज्यादा करेगा तो वो अंग और ज्यादा विकसित होता जाएगा, उसका आकार और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और अगर किसी अंग का उपयोग वो नहीं करता या बहुत कम करता है तो धीरे धीरे वो अंग हासित होता जाएगा, फिर या तो पूरी तरह गायब हो जाएगा या फिर अवशेष के रूप में शरीर में बचा रहेगा। हाँ कि ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लामार्क के पहले, दूसरे और तीसरे इन 3 पॉइंट्स की वजह से शरीर में कोई ना कोई नई चीज उत्पन्न होती है, और उस चीज को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कौन, खुद।
कोई जीव उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है? अपने आंतरिक बलों से उत्पन्न कर रहा है, या अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उत्पन्न कर रहा है, या किसी चीज को कम या ज्यादा यूज करके उत्पन्न कर रहा है? तो कोई भी लक्षण जो उत्पन्न हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो किसी भी जीव के खुद की वजह से हो रहा है, उसके खुद के जीवन काल में हो रहा है। तो मैंने कहा इन तीनों ही चीजों से शरीर में जो लक्षण उत्पन्न हुआ उसको अपन बोलते हैं उपार्जित लक्षण। कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है इन तीनों चीजों से? इन तीनों चीजों से जीव के शरीर में लक्षण जो उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं उपार्जित लक्षण। अब सवाल आया, सर ये उपार्जित लक्षण होता क्या है? बेटा कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं वंशागत लक्षण। क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं अपन वंशागत लक्षण या जननिक लक्षण। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कोई भी जीव अपने जीवन काल के दौरान खुद की मेहनत से उत्पन्न करता है। तो ऐसे लक्षण जो कोई जीव अपने जीवन काल के दौरान अपनी खुद की मेहनत से उत्पन्न करता है उन लक्षणों को बोलते हैं उपार्जित लक्षण। मतलब ये वो लक्षण है जो जीव को अपने माता पिता से प्राप्त नहीं होते। मेरी बात क्लियर है? तो यहां पे भी तो यही हुआ, जीव ने अपने खुद के आंतरिक बल से शरीर का आकार बढ़ाया, वातावरण को जब प्रभावित किया तो उसने अपनी इच्छा से शरीर में कोई अंग उत्पन्न किया। यहां पे किसी अंग का कम या ज्यादा यूज करके जीव ने अपने जीवन काल में खुद की मेहनत से कोई नया लक्षण प्रकट किया। तो ऐसे लक्षण कैसे लक्षण हुए? उपार्जित लक्षण। हां कि ना? हां कि ना? चलो मैं आगे। तो अब ये क्या हुआ कि ये अपने पास कैसा लक्षण हुआ? उपार्जित लक्षण। अब अपने पास लामार्क आगे क्या कहता है? लामार्क कहता है कि आंतरिक जैविक बलों के कारण, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण या अंगों के उपयोग या अनुपयोग के कारण जीव ने जो उपार्जित लक्षण उत्पन्न किया है, जो उपार्जित लक्षण जीव ने उत्पन्न किया है, इस उपार्जित लक्षण की वंशागति होती है। इस उपार्जित लक्षण की क्या होती है? वंशागति। मतलब ये उपार्जित लक्षण उस जीव से उसकी आने वाली संतान में जाता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। हां कि ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपने पास लामार्क ने क्या बताया? लामार्क ने ये बताया कि कोई भी जीव अपने जीवन काल में अपनी मेहनत से जो भी लक्षण उत्पन्न करता है उनको बोलते हैं उपार्जित लक्षण। और वो उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और उन उपार्जित लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के कारण ही नई जाति की उत्पत्ति होती है। यस कि नो? अब हमने पूछा बताइए उपार्जित लक्षण उत्पन्न कैसे हुए? बोले इसके 3 तरीके थे। पहला आंतरिक जैविक बल की वजह से बना लिया, दूसरा दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से बना लिया, और तीसरा अंगों के उपयोग या अनुपयोग के आधार पर बना लिया। हां कि ना? अब मैं इसी बात को उदाहरण लेके और फिर आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। चले, सबसे पहले डार्विन ने, लामार्क ने क्या कहा? लामार्क ने पहली बात कही। लामार्क ने पहली बात कही। पहली बात क्या कही? लामार्क ने बताया कि आंतरिक जैविक बल जो होता है उनसे हम क्या कर सकते हैं? शरीर का आकार बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले उसने बताया, वो किसके बारे में बताया बेटा? आंतरिक जैविक बलों के बारे में बताया। किसने बताया? लामार्क ने। तो कहने का मतलब आंतरिक जैविक बलों के कारण हम अपनी मर्जी से शरीर का आकार बढ़ा सकते हैं या शरीर के किसी अंग का आकार बढ़ा सकते हैं। कैसा लक्षण हुआ? उपार्जित लक्षण, क्योंकि वो हम अपने जीवन काल के दौरान कर रहे हैं, हमें वो माता पिता से प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी बात,
दूसरी बात उसने क्या बताई कि कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में अगर रहता है तो वो वातावरण उस जीव को प्रभावित करता है, जिससे जीव की कुछ नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती है, उसकी नई इच्छाएं उत्पन्न होती है, और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिस भी चीज की वो दृढ़ इच्छा करेगा वो संरचना ऑटोमेटिक उसके शरीर में क्या हो जाएगी, उत्पन्न। तो हमने बोला दूसरा था वातावरण का प्रभाव। हमने कहा वातावरण का प्रभाव हुआ, और वातावरण के प्रभाव की वजह से क्या हुआ, नई आवश्यकताएं, नई इच्छाएं प्रकट हुई। मैंने बोला इसकी वजह से क्या हुआ, नई आवश्यकताएं या नई इच्छाएं प्रकट हुई। जब नई आवश्यकता या नई इच्छा प्रकट हुई तो क्या हुआ, हमने बोला डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर का मतलब होता है जिस भी चीज की जीव दृढ़ इच्छा करेगा कि मुझे चाहिए, वो संरचना उसके शरीर में क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। तो इसकी वजह से नई संरचना विकसित हुई। नई संरचना क्या हुई, विकसित हुई। तो कहने का मतलब ये भी तो नई संरचना जो विकसित करी गई है वातावरण के प्रभाव की वजह से, ये भी जीव ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अंदर विकसित की। मतलब ये भी कैसा लक्षण हुआ, उपार्जित लक्षण। तीसरी बात, अंगों का उपयोग या अनुपयोग। तथा अनुपयोग। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग मतलब ये निकला कि कोई जीव किसी अंग का जितना ज्यादा उपयोग करेगा वो अंग उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, विकसित। अगर कोई जीव किसी अंग का उपयोग कम करेगा या नहीं करेगा तो धीरे धीरे वो अंग हासिल होता रहेगा, तो फिर या तो वो अंग पूरी तरह से हो जाएगा गायब, या फिर अवशेष के रूप में वो अंग उपस्थित रहेगा। हाँ कि ना। तो मैंने ये कहा कि इन तीनों की तीनों बातों की वजह से, इन तीनों की तीनों बातों की वजह से किसी भी जीव ने जो लक्षण प्रकट किया वो क्या था, उपार्जित लक्षण। तो हमने क्या बोला, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से उपार्जित लक्षण प्रकट हुआ। कौन सा लक्षण प्रकट हुआ, उपार्जित लक्षण प्रकट हुआ। और मैंने कहा कि वो उपार्जित लक्षण है, वो उपार्जित लक्षण है मेरे पास, वो है ए। वो उपार्जित लक्षण कौन सा है, ए। तो मैंने कहा इन तीनों वजह से जीव के अंदर जो उपार्जित लक्षण प्रकट हुआ वो क्या है, ए। हाँ कि ना। अब आगे की बात क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अब अपने पास लेमार्क साहब क्या कहते हैं कि अपने पास मान लीजिए ये कोई जीव है, ये अपने पास कोई जीव है। हाँ कि ना। हमने ये कहा कि ये अपने पास कोई जीव है और इस जीव ने रिप्रोडक्शन किया। इस जीव ने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया। तो बोला इस जीव के वो सारे लक्षण जो से इसे अपने माता पिता से मिले थे, मतलब इसके जन्निक लक्षण, वो जन्निक लक्षण तो संतति में जाएंगे ही, उस जन्निक लक्षण के अलावा संतति में इस जीव के खुद के उपार्जित लक्षण भी जाएंगे। और उपार्जित लक्षण क्या था इसका, ए। मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस उपार्जित लक्षण की क्या हुई, वंशागति। चौथा पॉइंट यही तो कह रहा है, क्या हुआ, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। और वो उपार्जित लक्षण क्या था, वो उपार्जित लक्षण था यहां पे ए। उपार्जित लक्षण था ए। मतलब इस जीव की जो संतान होगी उस संतान में इस जीव के सारे जन्निक लक्षण
मैंने बोला ये पूरा का पूरा जीव जो था, इस जीव के सारे जन्निक लक्षण आए जीव के साथ, प्लस इस जीव ने अपने जीवन काल में जो लक्षण प्राप्त किया दैट इज उपार्जित लक्षण, प्लस ये ए वाला लक्षण भी आया किसमें, इसकी संतान में। ये जो मेरे पास है ये मैंने कहा इस जीव की क्या है, संतान है। चलो मैं आगे, अब फिर क्या हुआ, ये जीव की संतान थी, इसमें इतने लक्षण थे, इतने लक्षण के साथ ये संतान पैदा हुई। इस संतान ने अपने जीवन काल में इन तीनों चीजों की वजह से एक नया लक्षण प्रकट कर लिया। अपने जीवन काल में इन तीनों चीजों की वजह से इसने एक नया उपार्जित लक्षण पैदा कर लिया, और मैंने कहा वो नया उपार्जित लक्षण था बी। तो जब ये जो संतान थी इस जीव की, ये जो संतान थी, इस संतान ने ये दूसरा लक्षण विकसित कर लिया दैट इज बी। तो अब इसकी जो संतान होगी उसमें क्या होगा, उसकी संतान में इस जीव प्लस जीव का ए वाला लक्षण, प्लस इस जीव ने जो उपार्जित लक्षण किया है मतलब प्लस बी वाला लक्षण, ये मतलब इसकी संतान होगी। तो बोला ये उपार्जित लक्षण जो थे इनकी लगातार ऐसे ही वंशागति होती रहेगी, और फिर कई पीढ़ियों के बाद किसकी उत्पत्ति हो जाएगी, नई जाति की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति हो जाएगी, नई जाति की उत्पत्ति हो जाएगी, हाँ कि ना। अब इसने ये कहा कि जो ये उपार्जित लक्षण थे, इन उपार्जित लक्षणों की वंशागति की वजह से नई जाति की उत्पत्ति होती है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, वो करता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। चले भैया मैं इसी बात को एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए ये जीव जो है, ये जीव मान लीजिए अपने पास सलमान खान है। क्या है, सलमान खान है। हमने कहा कि ये सलमान खान है, सलमान खान ने अपने जीवन काल में अपनी मेहनत से खूब मजबूत बॉडी बना ली, बॉडी बिल्डिंग कर ली। मैंने कहा कि बॉडी बिल्डिंग ये ए वाला लक्षण सलमान खान का लक्षण है, जिसमें क्या हुआ, सलमान खान ने खूब सारी बॉडी बिल्डिंग कर ली। ये उसका उपार्जित लक्षण है जो उसने अपनी मेहनत से विकसित किया। अब ये कह रहा है कि सलमान खान के बच्चों में क्या होगा, सलमान खान के जन्निक लक्षण तो सारे चले जाएंगे, लेकिन ये वाला उपार्जित लक्षण जो सलमान ने बॉडी बिल्डिंग की है, ये लक्षण भी उसकी संतति में चला जाएगा, उसके बच्चों में चला जाएगा। मतलब उसके बच्चों में सलमान खान जैसी बॉडी तो होगी, फिक्स है। क्यों, क्योंकि उसे ये लक्षण अपने माता पिता से मिल गया। अब सलमान खान के बच्चे हैं, वो अपने और मेहनत करेंगे, और मेहनत करके और मजबूत बॉडी बनाएंगे। मैंने कहा कि सलमान खान के बच्चों ने और मेहनत की अपने जीवन काल में और मजबूत बॉडी बनाई, ये उनका उपार्जित लक्षण हो गया बी। अब उनके बच्चों में क्या हुआ, उनके बच्चों में अपने पेरेंट्स वाले लक्षण, जीव प्लस ए वाले लक्षण, प्लस जो उन्होंने अपने जीवन काल में जो मेहनत करके बनाया बॉडी दैट इज बी वाला लक्षण, ये मतलब ये बी वाला लक्षण। तो उनके बच्चे में क्या हुआ, जीव सलमान खान के लक्षण, सलमान खान की बॉडी वाला लक्षण, प्लस अपने माता पिता के उपार्जित लक्षण दैट इज बी वाले। मतलब सलमान खान के जो पोते होंगे, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर होंगे, उनकी बॉडी सूडी जो होगी वो और भी ज्यादा मजबूत होगी। तो क्या कह रहा है, इस तरह लगातार नई नई पीढ़ियों में जाने के बाद लगातार बॉडी और भी ज्यादा मजबूत बनती जाएगी, और भी ज्यादा बॉडी बिल्डर बनते जाएंगे, और इस तरह से कई पीढ़ियों के बाद जाके एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाएगी। यही किसने कहा, लैमार्क ने। और नई जाति की उत्पत्ति जो थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसने प्ले किया, वो किया अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग ने किया। चलो भैया यहां तक की बात में कोई दिक्कत